से बर्तन दो, मुफ्त का खाती हो यहाँ तो कम अज़ कम काम ही ठीक से कर लो। साजिदा बेगम मज़ीद बर्तन उसके सामने लाकर रख चुकी थी, जो बज़ाहिर बिल्कुल साफ थे, मगर सिर्फ वो उसका काम बढ़ाना चाहती थी। एज़ल शबीर हसन और आमना की इकलौती औलाद, जिसने 15 साल में एक कार एक्सीडेंट में अपने माँ बाप को खो दिया था। वो 5 साल से अब अपने चचा के घर पर मुलाजमों की तरह रह रही थी। सिर्फ यहाँ उसके दादा ही उसके खैर ख्वाह थे, मगर वो भी खुद चचा पर डिपेंड करते थे। उसके चचा रऊफ़ हसन, जिनकी बीवी साजिदा बेगम थी, उनकी 2 ही औलादें थी, नाइमा और ताहिर। साजिदा बेगम को एज़ल पसंद नहीं थी, क्योंकि शबीर हसन ने उनकी बहन के प्यार को ठुकरा कर अपनी पसंद से शादी की थी। फिर उनके बेटे ताहिर ने भी एज़ल से शादी की जिद बांध ली थी। ताहिर जब बैरून मुल्क जॉब के लिए चला गया, तब उसने शादी की बात कही थी। उनका इरादा था कि उसके इस बार वापस आने से पहले वो एज़ल को इस घर से बेच कर रहेंगी। वो चच्ची, मुझे कुछ बात करनी है। बर्तन बीच में छोड़कर वो कपड़े से हाथ साफ करते हुए बोली, क्या बात करनी है? ज़रूर पैसे ही मांगने होंगे। खबरदार, तुमने पिछली बार की तरह ताहिर से अपने रोने रोए। उन्होंने एज़ल को लताड़ा। एज़ल का चेहरा सुर्ख था, मगर बात करनी भी ज़रूरी थी। वो मेरी सेमेस्टर फीस जमा करवानी है तो क्या मैं अब तुम्हारे चचा से मांगू? तुम्हारे बाबा जैसे बहुत जायदाद छोड़ कर गए थे तुम्हारे लिए। अपना इंतजाम खुद कर लो, वरना छोड़ दो ये पढ़ाई वढ़ाई। चच्ची के कर जा चुकी थी। एज़ल कमाएगी के एहसास पर वही कुर्सी पर बैठकर फूट फूट कर रो दी। वो किसी सूरत भी पढ़ाई छोड़ना नहीं चाहती थी। ये उसके बाबा चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर कुछ बने, और उसमें सलाहियत भी थी। उसका दाखिला आधी स्कॉलरशिप पर हुआ था, वो भी शहर की बड़ी यूनी में। सिर्फ उसे आधी फीस भरना होती थी, मगर अब वो भी जैसे नामुमकिन सा दिखने लगा था। रो नहीं एज़ल, क्या हुआ है? जरूर तुम्हारी चच्ची ने कुछ कहा होगा। आगा जान अपनी छड़ी के सहारे चलते उसके पास आए। वो उस वक्त तक उनके कमरे में आकर उनसे बातें करती थी, मगर जब उसे देर हो गई तो वो खुद देखने चले आए। मैं रो नहीं रही, वो तो बस। उसने आस्तीन से अपने आंसू साफ किए। कितना मजबूर हूँ मैं, जो अपने बेटे की इकलौती औलाद का ख्याल तक नहीं रख सकते। ऐसा मत कहें आगा जान, आपकी वजह से तो मैं खुद को समेट रखा है। बस अभी फीस देने का मसला सर पर खड़ा है। यकीनन वो तुम्हें आधी फीस भी नहीं दे रही होगी। ये औरत हसद और नफरत में अंधी हो चुकी है। नाइमा से खुद तो कुछ नहीं हुआ, इसलिए तुम्हें भी आगे बढ़ता देख नहीं सकती। मुझे पढ़ना है, आगे इसके लिए मैं कुछ भी करूँगी। मेरी दोस्त एक जगह जॉब करती है, सोच रही हूँ वहाँ अप्लाई कर दूँ। मुझे तुम्हारी फिक्र ही रहेगी। किसी अनजान जगह पर तुम्हारे बाबा के दोस्त साकिब खान, जो साल में एक आध दफ़ा मिलने आ जाते हैं, उनकी फर्म है। मैं उनसे आज ही बात करता हूँ, वो इनकार नहीं करेंगे। तुम बस परेशान मत हो। उन्होंने एज़ल के हाथ पर हाथ धरते उसे तसल्ली देना चाहिए। डैड, आप जानते हैं मैं ऐसे किसी को भी जॉब पर नहीं रख लेता, और अभी तो कोई पोस्ट खाली नहीं है। वो झंझलाते हुए बोला। इस वक्त वो खान इंटरप्राइजेज के मेन ऑफिस की कुर्सी पर बैठा हुआ था। वो यहाँ का CEO था, जबकि यहाँ के मालिक साकिब अपने बेटे के हवाले ऑफिस करने के बाद कमोबेश यहाँ आया करते थे। झूठ मत कहो, पिछले हफ्ते ही तुमने मुझे अपने सेक्रेटरी की पोस्ट खाली होने का बताया था। तो क्या आप चाहते हैं मैं वो पोस्ट दे दूं ऐसी लड़की को जिसने पहले कभी जॉब नहीं की? वो मेरे दोस्त की बेटी है, बहुत ज़हीन लड़की है, टॉपर है, जल्द ही काम सीख जाएगी। मैं बुला रहा हूँ उसे, तुम खुद ही देख लेना। उन्होंने इंटरकॉम पर एज़ल को बुलाने का कहा तो अजमीर जल बनकर रह गया। चंद मिनट बाद एज़ल झंझलाते हुए अंदर आई। उसने आज से पहले इतना शानदार ऑफिस नहीं देखा था। अजमीर ने उसे सरता पैर देखा। वो सादा सी कुर्ती पर हिजाब किए, कहीं से भी उसकी पीछे सेक्रेटरी जैसी नहीं थी। क्या नाम है तुम्हारा? अजमीर ने वेट घुमाते हुए पूछा। जी, मेरा नाम एज़ल शबीर है। मैं जा रहा हूँ, तुम हैंडल कर लेना सब। कोई भी मसला हो बेटा तो मुझे बता देना। अजमीर से बात करने के बाद साकिब खान ने एज़ल के सर पर हाथ रखा और चले गए। उनकी जान के बाद अजमीर बलक उठा। अपनी जगह से उठते वो सीधा उसके ऐन सामने आकर खड़ा हो गया। ये रहा तुम्हारा जॉब लेटर। तुम्हें जॉब मैं डैड की वजह से दे तो रहा हूँ, मगर ऑफिस से वापसी का कुछ वक्त फिक्स नहीं है। ज़रा सी गलती हुई तो बगैर लिहाज किए धक्के देकर निकाला जाएगा तुम्हें। वो इस पर भी बगैर कुछ कहे उसे थैंक यू कहती खुशी से बेहाल थी। अब जाओ, कॉफ़ी लेकर आओ मेरे लिए, बिना चीनी के। अगर मेरे मुताबिक नहीं हुई तो तुम्हारी नौकरी गई। वो खुशी और खौफ की मिली जुली कैफियत में भागी। अजमीर उसे इस हद तक आजिज़ कर देना चाहता था कि वो खुद जॉब छोड़ दे, मगर अगले कुछ दिनों में वो उसी लड़की से रात के अंधेरे में शादी करने पर मजबूर हो जाएगा, इस बात का अंदाज़ा नहीं था। चंद मिनट बाद ही वो
बना कर ले आई थी, ये रही आपकी कॉफ़ी। इसने पुरजोशी से कहते उसके सामने कॉफ़ी का मग रख दिया। अजमीर ने एक सिप लिया ही था कि वो बदमज़ा होते मग वापस उसकी जगह पर रखा। तुम्हें मैंने कहा था कि चीनी मत डालना और तुमने इतनी डाली है कि मेरा मुंह इंतहाई मीठा हो गया है। तो आप क्या करवा पसंद करते हैं? वो हैरत से पूछ बैठी। मिस हेज़ल, आप मेरा ज़ब्त मत आजमाएं, ये कॉफ़ी लेकर फेंक दो। वो दांत पीस कर बोला, रिज़्क ज़ाया होगा। ओ गौर, तुम मुझे लेक्चर मत दो, खुद पी लो, इसने तब कर कहा। हेज़ल ने लब होंठों से लगाया और पलट गई, जबकि अजमीर ने सोच लिया था कि वो ज़्यादा दिन से यहाँ काम करने नहीं देगा। सर देखा है कैसे चलते हैं अकड़ कर, जैसे इनकी गर्दन में सरिया फिट हो। वह हंसते हुए बोली, सर है तो हैंडसम। यासर ने अपना ख्याल जाहिर किया। इसकी नजरें एजर के चेहरे और हाथों पर जमी थी। उसे ऑफिस में काम करते 2 दिन हुए थे। अभी भी वो अपने कैबिन को छोड़कर यहाँ पर मौजूद थी, जहाँ बाकी स्टाफ काम करता था। अरे इनकी नाक पर इतना गुस्सा धरा रहता है, सुबह मिर्चें चबाकर आते हैं क्या? मैं हूँ अजमीर डॉन रिशम, वो हाथ का मुक्का बनाकर बोले तो यासर हंसने लगा, मगर उसकी हंसी एजर के पीछे खड़े अजमीर को देख कर थमी। एजर, यासर ने इशारा करना चाहा, मगर उस वक्त वो कुछ नहीं सुन रही थी। उफ, खरूस बॉस का अवार्ड होता तो उन्हें ही मिलता, चंगेज खान ना हो तो। वो नाक चराकर बोली, यहाँ बातें करने नहीं आते हैं, ये ऑफिस है। वो कुछ सख्ती से बोला। ये लड़की हद से ज्यादा बेवकूफ़ थी, जो 2 ही दिन में ऑफिस में दोस्ती बढ़ा रही थी। जी सर, वो दांतों तले दांत दबाकर बोली। उठे और मेरे कैबिन में आए। उसे हुक्म देकर वो जा चुका था। देखा है मुझसे कोई खास मसला है, बस मैं मुंह पर जिप लगा के रख लूं। वो बड़बड़ाते हुए अपनी जगह से उठी। अच्छा वो सब छोड़ो, कल मेरी बर्थडे है तो तुम ज़रूर आना। ऑफिस से वापसी पर चलेंगे। क्या वाकई? मैं आऊँगी, सबसे भी मिल लूँगी, वरना यहाँ तो सब बॉस की वजह से सरा हुआ मुंह बनाकर ही रखते हैं। हामी बढ़कर जा चुकी थी, जबकि यासर के चेहरे पर मक्का मुस्कुराहट आ रही थी। उसने ऑफिस का दरवाज़ा खोला और सर झुकाए किसी मुजरिम की तरह एक तरफ खड़ी हो गई। क्या आपको मेरे कामों का शेड्यूल समझ आया? जी सर, वो मैंने समझ लिया है। तो फिर मेरी कॉफ़ी कहाँ है? वो तब किया। वो सर मैं अभी लाई, बगैर चीनी वाली। दांतों की नुमाइश करते वो जा चुकी थी, जबकि अजमीर उसे महज घूर कर रह गया। क्या कर रही हो? मैंने कहा था ना मेरी बर्थडे है। ऑफ टाइम हो चुका है, आधे से ज़्यादा लोग तो पहुंच भी गए होंगे। हाँ यार, बस ये खरूस सर ने इतना काम दे दिया था। ये होने वाला है, मैं आ जाऊंगी, तुम चले जाओ। अरे बाकी सब ने मेरा घर देखना है, तुमने नहीं देखा? हुआ तो ऐसा करो, मेरे साथ चलो। ठीक है, बस मुझे 5 मिनट दो। वो मुस्कुराते हुए बोली। यासर वहीं बैठ चुका था। जब वो फ्री हुई तो वो उसे लिए अपनी गाड़ी में सवार होकर घर पहुंच चुका था। क्या ऑफिस के अलावा भी तुम्हारे दोस्त होंगे? वो फ्लैट की सीढ़ियां चढ़ते हुए बोली। हाँ, आ चुके होंगे, वो अजलत में कहते दरवाज़ा खोलते हुए बोला। कोई आया क्यों नहीं अब तक? तुम तो कह रहे थे सब पहुंच चुके होंगे। वो खाली जगह को देख कर उलझी। इससे पहले वो पलटती या से गेट लॉक कर चुका था। उफ, सबको छोड़ो, जब हम दोनों हैं यहाँ तो किसी की क्या जरूरत है? अचानक यासिर का लहजा ही बदल गया। हम वापिस चलते हैं, जब सब आएंगे तब आ जाएंगे। वो घबराते हुए पलटी, मगर यासिर उसकी राह में हो गया। कहाँ जा रही हो मेरी जान? ये वक्त तो हमें एक दूसरे को देना चाहिए। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, जाने दो मुझे, वरना शोर मचाऊंगी। वो अपना लहजा मजबूत रखते हुए बोली, जबकि उसका दिल अंदर से डर रहा था। उसने न महसूस अंदाज में पर्स से मोबाइल निकालना चाहा। मचा लो जितना शोर मचाना है, लेकिन क्या है ना, ये कमरा साउंड प्रूफ है। उसने एजर की हरकत नोट की और बरक रफ्तारी से उसका मोबाइल खींच कर निकालते दीवार पर दे मारा। एजर की चीख बरामद हुई। उसे अब यासर की आंखों से खौफ आ रहा था। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगी, मुझे जाने दो। वो यासर की गिरफ्त में झटपटाई। मुझे पैसे नहीं चाहिए, वैसे भी तुम कितने ही दे पाओगी, मगर तुम्हारे जो हुस्न है उफ। वैसे तो बहुत फ्री हो रही थी ऑफिस में, अब क्यों नखरे दिखा रही हो? वो मदहोश सा बोला। उसकी गिरफ्त जरा ढीली पड़ी। तेजल ने उसे धक्का दिया। या से बेड पर जा गिरा। तुम्हें प्यार समझ नहीं आ रहा? यहाँ से तो तुम ऐसे नहीं जा सकती। वो घर आया। एजल ने इर्द गिर्द देखा तो सामने ही एक गुलदान नजर आया। उसने खींचकर वो यासर के सर पर दे मारा। यासर चकराते हुए गिर चुका था। उसने तेजी से अपना दिमाग चलाया। दरवाजा फिंगरप्रिंट से लॉक था। यासर मर गया या नहीं, इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल था। उसने यासर की जेब से मोबाइल निकाला। वो अभी भी कराह रहा था। इस मोबाइल में किसका नंबर हो सकता था जिसे वो कॉल कर सके? वो सोचते हुए कॉन्टैक्ट देखने लगी। जहां अजमीर बोस के नाम से एक नंबर सेव था, उसे उम्मीद की किरण नजर आई। कपकपाते हाथों से कॉल डायल की, जो चंद मिनट बाद उठा ली गई।
हेलो, अजमेर स्पीकिंग। गंभीर आवाज उभरी। वो इस वक्त जरूरी फाइल फाइनल करके घर जाने ही वाला था कि मोबाइल बज उठा तो उसने बगैर देखे कॉल रिसीव कर ली। सर मैं एजल, सर मुझे बचा ले, वो कहते कहते रो दी। अजमेर का दिमाग बग से उड़ा। वो मुझे मार देगा, मुझे बचा ले। वो कपकपाते हाथों से बमुश्किल मोबाइल थामे हुए थी। कौन मार देगा? तुम मुझे लोकेशन भेजो अभी अपनी, जहाँ हो वहीं रहना, छुप जाओ। अगर वहाँ कोई जगह या वाशरूम है तो ठीक से अंदर से लॉक कर लो। उसकी हिदायत पर वाशरूम में बंद हो गई। नहीं वो उठ जाएगा, मुझसे शायद कत्ल हो गया, प्लीज आ जाए। कहते कहते उसकी हिचकियाँ बंद गईं। उसने सांस बहाल करते लोकेशन भेजी। उसकी बातें सुनकर अजमीर का दिमाग घूम चुका था। उसने ऑफिस से उजरत में निकलते बाहर खड़ी अपनी गाड़ी रोड पर तेजी से डाली। रेस ड्राइव करते हो मुसलसल उससे कांटेक्ट में था। तुम गहरी सांस लो। डैमट, कौन था वो? मुझे बताओ। वही यासिर, मैंने उसे मार दिया। वो कहते हुए अपने होशो हवास में नहीं लग रही थी। इस वक्त वो उससे ज्यादा समझाने की हालत में नहीं थी। अजमीर को गुस्सा तो बहुत आया मगर उसकी हालत के पेश नज़र उसे कुछ नहीं बोला। अभी उसका मेन फोकस उस तक पहुंचना था। रास्ता मुकम्मल होने में अभी भी 2 मिनट बाकी थे। उसे कॉल पर जोर से दरवाजा दरदराने की आवाज आई। एजल मुंह पर हाथ रखे अपनी सिसकियां दबाने की नाकाम कोशिश करने लगी। तुमने मुझे मारा, क्या सोचा बच जाओगे? तुम ऐसी प्यार से नहीं मानी ना। अब तुम्हारा वो हश्र करूंगा कि याद रखोगी। यासिर जैसे पागल खान होने को था, उसके सर से खून निकल रहा था। तुम खुद दरवाज़ा खोल दोगी तो बच जाओगी प्यारी एजल, मगर अगर तुम्हें मेरी बात का जवाब भी नहीं देना और दरवाज़ा भी नहीं खोलना तो ठीक है, दरवाज़ा मत खोलना। डैमिट, मैं पहुंचने वाला हूँ। अजमीर कॉल पर चिल्लाया। एजल के हाथ खौफ के मारे मोबाइल छूट कर गिर गया। अजमीर हेलो हेलो करता रह गया। यासिर वो दरवाजे पर धक्का देकर उसे खोलने की कोशिश कर रहा था। 2-3 मजीद बार में वो दरवाज़ा टूट जाता और उसके आगे एजल सोचना नहीं चाहती थी। यासिर ने दरवाजे पर मजीद ज़रबे लगाए तो दरवाज़ा टूट गया। वो बेहाल हुलिये में किसी शैतान की मानिंद उस पर झपटा। एजल की चीख निकली। उन्हें ढाल से खुद को उसकी गिरफ्त से छुड़वाने की कोशिश करने लगी। मुझसे होशियारी का अंजाम तो भुगतना पड़ेगा। उसने एजल को बालों से पकड़कर घसीटा और बाहर लाकर बेड पर पटका। एजल को अब अपना अंजाम नजदीक नजर आ रहा था। इससे पहले वो उसका अशर बगाड़ देता। बाहर के दरवाजे पर जोरदार तरीके वार हुआ। कौन है वहाँ? यासिर गड़बड़ाते हुए बाहर गया, जहाँ अजमीर आंधी तूफान की तेजी से दाखिल होते उस पर झपट चुका था। इस वक्त एजल को किसी फरिश्ते की माने लगा। उसकी जैसे जान में जान आई। सर क्या कर रहे हैं आप? छोड़े मुझे। यासिर बौखलाया सा उसे दूर करने की कोशिश करने लगा। तो जैसा जलील इंसान मैंने नहीं देखा। आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। वो दारा और उसकी नाक पर मुक्का मारा। यासिर नाक पर हाथ रखते चीखने लगा। मैंने कुछ नहीं किया, ये लड़की खुद मेरे पास आई थी। ये है ही गाली नहीं मैं। एजल ने सर नफी में हिलाया। बकवास बंद करो अपनी, तुम्हें तो पुलिस ही देखेगी। अजमीर ने उसका गिरेबान जकड़ा और उसे जमीन पर लटा कर मारा। यासिर इसकी तवाना जिसामत के आगे ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। वो जल्द ही बेहोश हो चुका था। अजमीर उसके बेहोश वजूद पर लाल रसीद करते हुए एजल की तरफ मुड़ा। अजमीर का हुलिया उस वक्त खराब था। ढीली हो चुकी थी, जबकि हाथ पर खरोच के निशान थे। उसका चेहरा भी सुर्ख हो रहा था। उसने टाई गले से निकाल कर उछालते एक नजर एजल को देखा, जिसके कंधे का बाजू फट चुका था। दुपट्टे का होश नहीं था। बिखरे बाल और फटा हुआ होंठ। वो काबिले रहम हालत में थी। उसके सियाह खूबसूरत बाल कमर पर बिखरे हुए थे। अजमीर ने उसे हमेशा हिजाब में देखा था। उसने इर्द गिर्द नजरें दौड़ाई तो उसका दुपट्टा बेड के पास पड़े पाया। वो दुपट्टा उठाकर पलटा, उसके सर पर धरा तो उसके आंसुओं में मजीद रवानी आ गई। मैं मना किया था, मैंने यूँ बातें नहीं बनाया करो। हर किसी से हर कोई इतबार के काबिल नहीं होता, मगर अब तुमने देख लिया अपनी बेवकूफ़ी का अंजाम। आप आ गए, शुक्र है, वरना मैं मर जाती। वो सीधा उसके सीने से लगी, अपने अंदर का गुबार निकालने लगी। उसका सर अजमीर के सीने तक आ रहा था। अजमीर के हाथ उसके पहलू धरे रह गए। शुक्र करो मैं आ गया, वरना तुमने अपनी हालत खुद की है। वो लड़का तुम्हें यहाँ लाया कैसे? चंद मिनट उसके रो लेने के बाद अजमीर ने उसे होले से खुद से अलग किया। वो उससे कहा उसका बर्थडे है तो बस उसने कहा था सारा स्टाफ होगा। अजमीर की निगाह उसके बाजू पर पड़ गई तो उसने अपना कोट उतार कर उसे पहनाया। ऐसी कम अकली की उम्मीद नहीं थी तुमसे मुझे। सोच भी सकती हो क्या कर सकता था वो। अजमीर का लहजा अभी सख्त ही रहा। वो शर्मिंदा से सर झुका गई। मुझे लगा जब वो मुझसे जबरदस्ती कर रहा था तो मैंने उसे मार दिया, मगर वो बच गया। मगर अब नहीं बचेगा। वो हाल होगा इसका कि सारी जिंदगी याद रखेगा। अब तुम मुझे अपने घर का पता बताओ ताकि मैं तुम्हें ड्रॉप कर सकूं। वो अजलत में बाहर निकलते हुए बोला। एजल भी तेजी से उसके पीछे चल दी।
وہ دونوں اب گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ ہیزل کے آنسو ابھی تک جاری تھے۔ اب تم کیوں رو رہی ہو؟ وہ جھنجھلاتے ہوئے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے بولا۔ آپ میرے گھر والوں کو تو کچھ نہیں بتائیں گے؟ میری چچی اچھی نہیں ہے، وہ مجھے بہت برا بھلا کہیں گی۔ روتے ہوئے اس کی ناک سرخ ہو چکی تھی۔ ازمیر نے اپنا غصہ ضبط کرتے ٹیشو پیپر نکال کر اسے تھمائے۔ چپ، ایک دم چپ۔ تمہارے رونے کی آواز مجھے اس گاڑی میں سنائی دی تو بیچ راستے میں اتار دوں گا۔ پر آپ؟ ہاں، نہیں بتاؤں گا۔ وہ گھر والے ہیں تمہارے، کھا جائیں گے، بظاہر ہے وہ بھی پریشان ہی ہوں گے۔ ازمیر نے گاڑی سٹارٹ کی۔ ہیزل اسے بتا نہیں پائی کہ اس کی چچی جو اس کا حشر کرنے والی تھی، سوچ کر ہی اس کی روح کانپ رہی تھی، مگر وہ ازمیر کے ڈر کے زیر اثر خاموش رہی۔ جہاں لینڈ کروزر ایک عام سے علاقے کے گھر کے سامنے آ کر رکی، راستے میں ہی انہیں 1 گھنٹہ لگ چکا تھا۔ مجھے نہیں جانا۔ دوبارہ گاڑی رہتے ہی رونا شروع ہو چکی تھی۔ ازمیر نے گہری سانس خارج کی۔ اس وقت وہ تھکن کا شکار تھا۔ وہ اس لڑکی کا رونا اس کی برداشت سے باہر تھا۔ تم پھر کہاں جاؤ گی؟ اور کوئی گھر ہے کیا تمہارا، یا کوئی ایسی جگہ جہاں تم رات رہ لو؟ پر میری چچی مجھے نہیں چھوڑیں گی، آغا جان کے کہنے پر بھی نہیں۔ دیکھو گھر والے ہیں، باتیں سنائیں گے، مگر اس وقت میں تمہیں اپنے گھر نہیں لے کے جا سکتا۔ تم نے جو غلطی کی ہے یہی اس کا نتیجہ ہے۔ اب اتر نیچے۔ ازمیر نے اس کی طرف کا دروازہ کھولا تو وہ ہاتھوں سے اپنی آنکھیں صاف کرتی نیچے اتری۔ اس کے کندھے پر اب تک ازمیر کا کوٹ موجود تھا، جبکہ وہ خود سفید شرٹ کے بازو موڑے رف سے حلیے میں تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر بیل بجایا۔ تم ایسے روگی تو وہ سمجھیں گے کہ میں نے تمہیں اغوا کیا ہے۔ اب چپ ہو جاؤ۔ وہ دانت پیس کر بولا۔ ایسر کا رونا کچھ کم ہوا، مگر وہ بے آواز آنسو بہا رہی تھی۔ چند منٹ دروازہ کھول دیا گیا۔ سامنے ہی تمام تر گھر والے جاگ رہے تھے۔ اس کی چچی، چچا اور ساتھ میں نائمہ کھڑی حیرت سے کبھی اسے اور کبھی ازمیر کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کہاں سے آ رہی ہو تم اس وقت؟ ہاں، یہ لڑکا کون ہے جس کے ساتھ ہمارا گردی کر رہی ہو؟ کہا تھا نا میں نے تمہارے چچا سے کہ مت بھیجے باہر اسے۔ انہیں لگا کہ تمہیں کچھ ہو گیا ہوگا، خود تھانے تک چلے گئے، مگر یہاں دیکھو بھتیجی مزے کر کے آ رہی ہے، اور ہماری راتوں کی نیند برباد کر دی تمہارے آغا جان نے۔ چچی تیزی سے اپنے دماغ سے خود ہی سوچتے ہوئے بولی۔ ہیزل کا چہرہ ہٹک کے احساس سے سرخ ہوا۔ میری بچی، ٹھیک تو ہو نا تم؟ آغا جان نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگایا۔ میں اس کا بوس ہوں، اور ہمارے ساتھ ایک مس اپ ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتا ساجدہ چچی بول پڑی۔ ہاں، تو اسی لیے نوکری پر دوڑی دوڑی جاتی تھی۔ ظاہر چچا کی حق حلال کی کمائی میں گزارا تھوڑی ہو رہا تھا مہارانی کا۔ ازمیر نے خود کو کچھ برا کہنے سے باز رکھا۔ نائمہ کی تو زبان ہی بند تھی۔ اتنے ہینڈسم اور امیر آدمی کو عزت کے ساتھ دیکھ کر وہ جل بن گئی تھی۔ لیکن ایسا کیا مسئلہ ہو گیا تھا جو ایک کال نہیں کر پائی؟ وہ ہمیں اور آپ کے سگے لگتے ہیں، جسے پہلے سے بلا لیا۔ رؤف چچا جو ہمیشہ ساجدہ بیگم کی باتوں میں آ جاتے تھے، آبرو اچکا کر بولے۔ آپ جائیں پلیز، میں دیکھ لوں گی سب۔ وہ ازمیر کی مزید بے عزتی ہوتے نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ جب ہی آغا جان سے الگ ہوتے دھیمی آواز میں بولی۔ کیسے دیکھ لو گی؟ میں تو کہتی ہوں ابھی نکالیں اسے گھر سے۔ اس جیسی لڑکی کا برا اثر میں اپنی معصوم بیٹی پر پڑنے نہیں دے سکتی۔ انہوں نے کھینچ کر ایزر کو دور دھکیلا تو وہ گرتے گرتے سنبھلی۔ ازمیر کو ان کے رد عمل پر افسوس ہوا۔ بہو میری بچی ایسی نہیں ہے، حضور کچھ مسئلہ ہوا ہوگا۔ آغا جان نے اس کا دفاع کرنا چاہا۔ یہ آپ کے گھر کی لڑکی ہے، آپ اسے ایسے کیسے نکال رہے ہیں؟ وہ سختی سے بولا۔ ہمارا گھر ہے، ہم نکال رہے ہیں، تم کون ہوتے ہو بولنے والے؟ آدھی رات جہاں گزار کر آئی وہیں گزار لے گی۔ ہمیں معاف رکھو، ہم تمہارے جیسے بڑے لوگ نہیں ہیں۔ ساجدہ چچی تو اسے رکھنے پر راضی نہیں تھی۔ راستے میں ایزر کے پیچھے کچھ لوگ پڑ گئے تھے، میں اسے بچا کر لایا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دونوں ساتھ ہیں۔ میں سمجھتا ہوں بیٹا، تم جاؤ ایزر گھر میں چلو۔ نہیں آئے گی یہ لڑکی میرے گھر میں۔ ڈرامے ہیں سب، شرم نہیں آئی؟ اپنے چچا کا نام خراب کرتے، آئے دن بڑی بڑی گاڑیوں میں چھوڑنے آتا ہے، اسی کی ہوگی وہ گاڑی۔ ساجدہ بیگم نے اس کے چہرے پر تھپڑ دے مارا۔ اس کا جھوٹ پر ایزر کے آنسو روانہ سے بہنے لگے۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ چچی مجھے رکھ لے، آپ سب نائمہ سے پوچھ لیں، وہ تو میرے ساتھ ہوتی ہے، گھر میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ سچ کہہ رہی ہے، میں اس وقت کہاں جاؤں گی؟ وہ اتنی ذلت کے باوجود ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی۔ سب نے نائمہ کی جانب دیکھا۔ اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا جو اسے ہی گھور رہی تھی۔ یہ سچ ہے، میں نے خود اسے چھپ چھپ کر راتوں کو کال پر بات کرتے دیکھا ہے۔ اس کے جھوٹ پر ایزر کو اپنی زندگی اندھیر دکھنے لگی۔ تم کچھ بول کیوں نہیں رہے رؤف؟ رحم کرو بچی پر۔ آغا جان نے سن کھڑے رؤف صاحب کو دیکھتے ہوئے کہا، جو اپنی بیوی کے آگے بول نہیں سکتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ لڑکا اگر اسے
ले आया है रात के अंधेरे में तो नकाह भी कर ले। हम इज्जतदार लोग हैं इसलिए ऐसा मुतालबा कर रहे हैं। वो सख्त दिल बने बोले, वोट मैं कोई नकाह नहीं कर सकता। अजमीर बरक उठा, ये क्यों करेगा नकाह? कहीं भी ले जाए हमें क्या? ऐसे लड़के नकाह नहीं करते। चले आप सब अंदर। साजिदा बेगम नकाह पर रजामंद नहीं थी। ठीक है फिर ऐसे ही ले जाओ इसे, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है अब इस लड़की से। अपने चचा की बात पर इज़र ने सर उठाकर देखा। वो आंखें मीच गई। बेटा तुम मान जाओ नकाह के लिए, मैं ऐसे अपनी पोती को रात के कहाँ रखूँगा? मैं तो खुद मुख्तार भी नहीं रहा। अब्बा से अपना कर पनाह दे दूँ। आगा जान अब बाकायदा उसके सामने हाथ जोड़ चुके थे। अजमीर गहरी कश्मकश में मुब्तला था। वो यहाँ से ऐसे जा नहीं सकता था। मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा मगर नकाह नहीं हो पाएगा। आगा जान की हिम्मत टूटने लगी। उन्होंने आखिरी उम्मीद है के तौर पर कार मिलाई जो चंद मिनट बाद ही पिक कर ली गई। साकिब खान को सारा माजरा समझाने के बाद उन्होंने मोबाइल अजमीर की जानिब बढ़ा दिया। वो मोबाइल कान से लगाए दूसरी तरफ आ गया मगर साजिदा के बार बार इसे को कार की आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थी। उन्हें आपको कॉल नहीं करनी चाहिए थी। वो छूटते ही बोला, वो क्या करता, मजबूर था। तुम ये शादी कर लो अजमीर, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये सिर्फ वक्ती रिश्ता होगा। जैसे इस लड़की का ही इंतज़ाम होगा तुम रिश्ता ख़त्म कर देना। मगर अभी इन्हें तुम्हारी ज़रूरत है। अगर तुम में ज़रा सा भी अपना खून का असर है तो तुम मना नहीं करोगे। मेरा दोस्त मेरे भाई जैसा था। वो लड़की मेरे लिए अहम है। अजमीर साकिब खान की आवाज़ में मान था। उसने गहरी सांस खारिज की, खुद को समझाया कि ये सिर्फ वक्ती निकाह होगा। बाद में वो जल्द इसे छोड़ देगा। मैंने कहा ख्वाम का इंतज़ाम कर रहा हूँ, आप लोग घर के अंदर चलें, मैं अभी इसे को ले जाऊँगा। वो पलटा और संजीदगी से सबको देखते हुए बोला। उसकी बात सुनकर साजिदा बेगम हैरत से देखने लगी। इनकी बाजी उन्हीं पर पलट गई थी। उन्होंने तो सोचा था कि इज़र को कोई ठिकाना नहीं मिलेगा। वो दर दर ख्वार होगी, उनके बेटे से उस लड़की की जान छूट जाएगी। मगर यहाँ तो बात ही पलट गई। नाइमा को तो यकीन नहीं आ रहा था कि इज़र को बैठे बिठाए इतना हसीन लड़का मिल चुका था। माशाल्लाह मेरी बेटी बनकर घर आ गई तुम। साकिब खान ने उसका इस्तकबाल किया। वो उनके हमराह घर में आई। ये घर का महल ज्यादा लग रहा था। वो उनकी बात पर मुस्कुरा भी ना सकी। वो पहली दुल्हन थी जिसके कपड़े भी इस काबिल नहीं थे कि उसे किसी से मिलवाया जा सके। उसकी चच्ची ने उसे घर से एक सामान तक नहीं देने दिया था। डैड आपने दवाई ली ठीक से? अजमीर उसे मुकम्मल नज़रअंदाज करते साकिब खान से मुखातिब हुआ। हाँ ले ली है। इज़र तुम भी थक गई होगी बेटा, हम सुबह बात करेंगे। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो अजमीर या मुझे बता देना। अजमीर तुम्हें कमरे तक छोड़ देगा। उन्होंने इज़र के सर पर हाथ रखते कहा। उसे दुआ देते पलट गए। अब यहाँ बुत बने क्यों खड़ी हो, चलो जल्दी। क्या सारी रात यहीं गुजारनी है? उसे घूर कर कहता वो सीढ़ियाँ चढ़ता चला गया। ये रहा तुम्हारा कमरा और इसके बराबर वाला मेरा कमरा है। डैड की बातों में मत आना, किसी चीज़ के लिए मुझे मत कहना। उसने गेस्ट रूम का दरवाज़ा खोलते कहा। यह कमरा स्टोर रूम जैसे कमरे से कई गुना बड़ा था जहाँ वो पहले रह रही थी। उसने अपना हिजाब स्टाइल में बंधा दुपट्टा खोला तो उसके स्याह बाल आबशार की मांदिर उसके कंधे पर बिखर गए। अजमीर की निगाह उठी। वो लब बेंच कर रह गया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किसी भी तरह उनके दरमियान बेतकल्फी बढ़े। जबकि इज़र कहीं मुतमय्यन थी कि उसका महरम है। जब ही अपने बाल खोल दिए। ये बाल तुमने क्यों खोले हैं? वापस बांध दो इन्हें। मगर मुझे रिलैक्स होना है। ये कमरा शायद आपने ही मुझे दिया है। अजमीर को अपनी बेदहानी पर ताव आया। हाँ तो अभी मैं यहाँ मौजूद हूँ तो तुम ऐसी कोई हरकत नहीं करो, ठीक है? अजमीर कदम कदम चलता उसके सामने आया। जो कुछ हो चुका था उसे वो बदल नहीं सकता था, मगर शादी का लफ्ज़ अभी दूर दूर तक उसके ख्याल में नहीं था। इस घर में कोई औरत नहीं है इसलिए मुलाजिम तमाम मेल हैं। कल तक एक औरत भी आ जाएगी। लेकिन तुम एक बात कान खोल कर सुन लो। उसने उंगली उठाकर तनबिया की। क्या? इज़र की आंखें खौफ सदा थी। ये रिश्ता आर्जी है। मैंने मजबूर होकर तुमसे शादी की है। ऑफिस में इस बात का पता किसी को नहीं चलना चाहिए वरना तुम्हें इस घर में रहने नहीं दूंगा। कोशिश करना कि डैड से दूर रहो। उनसे ज़्यादा दोस्ती बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। जितना जल्दी हो सके अपना बंदोबस्त कर लो तो अच्छा है। इसके बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। इज़र महज सर हिलाकर रह गई। इसके अलावा वो कुछ नहीं कह सकती थी। उसकी आंखों में सवाल था। क्या हुआ? अब क्या कहना है? अजमीर जन जलाया। कुछ नहीं, बस मेरे पास कपड़े नहीं हैं, मुझे फ्रेश होना है। मैं मुलाजिम से कहकर तुम्हें अपना कोई सूट बेच देता हूँ। वो जा चुका था। जबकि इतनी जल्दी आने वाले इस बदलाव को अभी तक इज़र का जहन कबूल नहीं कर पा रहा था। अजमीर तुम यहाँ नाश्ता शुरू कर चुके हो, जाकर इज़र को बुला लो। साकिब खान ने उसे घूरा जो नाश्ता करने में बहुत मसरूफ़ दिखाई दे रहा था। इन मैडम को मैंने उठाने जाओ। मेरी सेक्रेटरी है वो डैड।
کم آن، وہ تنزیہ بولا، بیوی ہے اب تمہاری، اچھی بات نہیں، آج اس کا پہلا دن ہے اس گھر میں۔ ڈیڈ یہ صرف وقتی ہے، آپ اسے میری بیوی نہیں کہیں پلیز۔ ازمیر ابھی جاؤ اسے بلاؤ، وہ تنبیہ کرتے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ کے۔ ازمیر غصے سے ناشتہ چھوڑ کر اوپر اس کے کمرے میں بغیر کھٹکھٹائے داخل ہوا۔ کمرے میں مدھم روشنیاں جل رہی تھی جبکہ ایزل اپنی نیند پوری کرنے میں مصروف بیڈ پر آڑے ترچھی لیٹی تھی۔ اس کی شرٹ ایزل کے بڑی تھی جس کی وجہ سے اس کا کندھا صاف دکھ رہا تھا۔ سفید رنگ کے کمفرٹ میں دبکی چہرے پر معصومیت سمیٹے وہ کسی اور ہی دنیا کی معلوم ہو رہی تھی۔ ازمیر بغیر قدموں کی چاپ پیدا کیے اس تک پہنچا۔ ایزل کے بے رنگے پن سے سونے پر اس نے سر نفی میں ہلایا۔ ایزل، وہ دھیمی آواز میں بولا، مگر اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس نے ایزل کا کندھا تھپ تھپانا چاہا مگر اس نے ازمیر کا وہی ہاتھ پکڑ اپنے پہلو میں دبا لیا۔ ازمیر اس اچانک افتاد پر گھبرا گیا۔ ایزل نے کروٹ لی تو وہ سیدھا اس کے اوپر گرا۔ ایزل اچانک اس کے وزن کی وجہ سے گھبرا کر اٹھی تو اس کو اپنے پہلو میں پایا۔ آپ یہاں، وہ چیخی تو ازمیر کو اپنی سچویشن بری لگی۔ وہ کیا سوچ رہی ہوگی کہ وہ کیا کر رہا تھا۔ میں یہاں تمہیں اٹھانے آیا تھا اور تم ایسے مردوں سے شرط لگا کر سوئی تھی کہ بس وہ اس پر چڑھ دوڑا تو آپ یہاں میرے برابر میں۔ اس نے ازمیر کی نظریں کندھے پر محسوس کی تو اس نے شرٹ کو مٹھی میں دبوچتے اوپر کیا۔ میں یہاں تمہیں اٹھا رہا تھا تو تم نے خود مجھے کھینچ لیا۔ اٹھو، اب کیا یہاں میرے ساتھ ہی لیٹے رہنا ہے؟ ازمیر سے پڑھتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھا۔ چلو اب کس انتظار میں ہو؟ میں ابھی وہ کہہ ہی رہی تھی کہ ازمیر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچا، اسے لیے ساتھ نیچے آ گیا۔ مجھے آفس کے لیے دیر ہو رہی ہے اس لیے ڈیڈ کے سامنے تمیز سے بیٹھ کر ناشتہ کرو۔ اس نے ایزل کو کرسی پر بٹھا دیا۔ بکھرے بال اور اسی کے کپڑوں میں ملبوس وہ شرمندہ سے سر جھکا کر رہ گئی جبکہ وہ بے پرواہ بنا واپس ناشتہ کرنے لگا۔ تم اسے فریش ہونے کا موقع تو دیتے، ازمیر جیسے خود ہوا کے گھوڑے پر سوار رہتے ہو ویسے ہی اسے بھی اٹھا دیا۔ ڈیڈ، مجھے دیر ہو رہی تھی، آفس جانا ہے۔ تو کیا ایسے روز ایسے کپڑے پہنے گی؟ تم کچھ ڈریسز اسے لے جا کر دلوا دو تاکہ وہ بھی آفس جا سکے۔ ڈیڈ، میرے پاس ان سب چیزوں کا ٹائم نہیں ہے، آپ جانتے ہیں۔ کوئی بات نہیں انکل، میں خود لے لوں گی، وہ بال کان کے پیچھے رستی ہوئی بولی۔ ازمیر کچھ سنے بغیر نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے جا چکا تھا جبکہ ایزل اب کچلتی ناشتے کو دیکھنے لگی۔ بیٹا، اس کی باتوں کو سیریس مت لینا، کیسا ہی خود ہے ویسا ہی سب کو سمجھتا ہے۔ پر تم آ گئی ہو نا، مجھے امید ہے ازمیر کچھ ضرور بدل جائے گا۔ انکل، وہ بالکل پرفیکٹ ہیں، میں ہی ان کی لائف میں اچانک آ گئی ہوں تو میری وجہ سے وہ کیوں بدلیں گے خود کو؟ وہ سادہ سے لہجے میں بولی۔ تم بہت اچھی بچی ہو مگر تمہارے ساتھ جو بھی ہوا، ازمیر نے مجھے سب بتایا۔ ازمیر کی زندگی میں کوئی لڑکی نہیں آئی مگر اب میں خود چاہتا تھا کہ اس کا گھر بس جائے، تم اس کے لیے بہترین ہو۔ انکل، میں کیا کہہ سکتی ہوں، میں تو خود مجبوری میں ان کے گلے پڑ گئی ہوں۔ یہ سب نصیب تھا ایسا، خود کو قصوروار مت ٹھہراؤ بیٹا، تمہیں مضبوط بن کر حالات کا سامنا کرنا ہے۔ یہ میرا کریڈٹ کارڈ رکھو اور اپنے لیے جو چاہے وہ منگواؤ، مجھے خوشی ہوگی۔ ان کی اس قدر محبت پر ایزل کے لب مسکراہٹ میں ڈلے۔ ایزل ایک نظر خود کو آئینے میں دیکھا تو ثاقب خان کی باتیں یاد آنے لگی۔ وہ کوشش کر سکتی تھی، ایک کوشش اس رشتے کو بچانے کی، شاید وہ کامیاب ہو جاتی کیونکہ جو رشتہ خدا نے جوڑا تھا اسے توڑنا ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ ازمیر کو شاید ایسی ہی لڑکی پسند تھی، وہ دل ہی دل میں اسے چاہنے لگی تھی۔ اس نے گہری سانس خارج کی اور باہر نکلی۔ وہ سیاہ رنگ کی ساڑی میں ملبوس تھی، اس کے بازو سیاہ نیٹ لگی ہوئی تھی جس سے جھانکتے اس کے ڈول بازو کسی کو بھی اپنی جانب راغب کر سکتے تھے۔ اس کی بل کھاتی کمر اس کے چلنے سے واضح ہو رہی تھی۔ حجاب کو سٹائل سے سیٹ کیے ہوئے تھی جس کی وجہ سے اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ ہلکے میک اپ سے سجے چہرے کے ساتھ جیسے ہی وہ آگے بڑھنے لگی لوگوں کی نگاہیں اس پر ٹھہرتی گئیں مگر وہ کانفیڈنٹ سے کھڑی ایک ویٹر سے جوس کا گلاس لے کر آہستہ آہستہ پینے لگی۔ ازمیر کا بزنس پارٹنر ارمان گلاس تھامے اس کے پاس آ چکا تھا، اس کی آنکھوں میں ستائش چھپی ہوئی تھی۔ آپ لگ نہیں رہا وہ آفس والی ازمیر کی بورنگ سی سیکرٹری ہیں۔ وہ ہنسا، جی ماحول کا فرق ہوتا ہے بس۔ اس نے ایک سپ لیا۔ ازمیر نے سرسری انداز نظر ارد گرد دہرائی تو جہاں وہ کھڑی باتوں میں مشغول تھی ازمیر کو یقین نہ آیا تو اس نے واپس دیکھا۔ اس کا حلیہ دیکھ کر ازمیر کو حیرت ہوئی۔ وہ ایکسکیوز کرتا اس کی جانب بڑھا۔ ایسے کسی بات پر کھلکھلا رہی تھی، یہ بہت اچھی باتیں کرتی ہے ازمیر۔
آئی لائک اٹ، ورنہ تمہارے ساتھ رہ کر تو اتنا سیریس لگتی تھی۔ ارمان ہنسا، جبکہ ازمیر اب ایسل کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اسے نہ جانے کیوں سب کی اٹھتی نظریں ایسل کی جانب اچھی نہیں لگی تھی۔ اس کا بس چلتا تو اسی وقت اسے یہاں سے غائب کر دیتا۔ ایسل بہت باتیں ہو، شاید کام ہوں گے۔ ازمیر دانت پیس کر بولا، ارے کام تو ہوتے رہیں گے، کیوں ایسل؟ ارمان دوستانہ انداز میں بولا۔ اس کا اتنا فرینک ہونا ازمیر کو ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ جی ارمان، ایسل نے تائید کی۔ ارمان کیا ہے یہ؟ ارمان سر کہو۔ ازمیر تیزی سے بولا، میں نے ہی کہا ہے یہ کوئی آفس نہیں جو وہ ارمان کہے۔ ارمان بولا تو ازمیر کو جیسے آگ ہی لگ گئی۔ ایسل 2 منٹ میرے ساتھ آنا، میں ابھی واپس آتا ہوں۔ ارمان اس سے ایکسکیوز کر کے وہ گھر کے اندر کی جانب بڑھ گیا تو ناچار ایزل بھی ارمان سے واپسی کا کہہ کر اس کے پیچھے چلی گئی۔ اندر جاتے ہی ازمیر نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچ ہوا اپنے کمرے میں لا کر اس کا ہاتھ جھٹکے سے چھوڑا۔ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے دور اچھالی۔ تم وہاں کیا کر رہی تھی؟ میں نے تمہیں آنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ اس نے ایزل کے بازو پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالے۔ مجھے انکل نے کہا تھا کہ پارٹی کے بزنس بطور سیکرٹری مجھے بھی جانا چاہیے۔ وہ تکلیف سے آنکھیں میچتے بول، تمہیں منع کیا تھا میرے معاملات میں دخل اندازی مت کرنا، پھر بھی تم باز نہیں آئی۔ یہ لباس ایسا لباس تم پہنتی جو پہنا۔ اس نے ایزل کی کمر کو پکڑ کر کھینچتے خود سے لگایا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ جھجکتے ہوئے بولی، یہی جس کی تم کھلے عام دعوت دے رہی تھی۔ یہ بازو آج سے پہلے تو میں نے ایسے نہیں دیکھے، ان کو بھی کور کرنے کا ایسے تکلف کیوں کیا ہے؟ وہ تنزیہ بولی۔ ایزل کو اس کے کلون کی ارد گرد لپٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ سر لیو می پلیز۔ ازمیر کی نگاہ ان سرخ رنگوں سے سجے لبوں پر گئی تو اس کے اپنے میں جیسے کانٹے اگ گئے۔ اس سے پہلے وہ کوئی گستاخی کرتا اس نے انگوٹھے کی مدد سے اس کے لب رگڑ ڈالے۔ کیوں سب کی نظروں میں آنے کے لیے کر رہی تھی نا یہ تم؟ کیا تم مجھے اٹریکٹ کرنا چاہ رہی تھی؟ مگر ایسے لباس مجھے پسند نہیں ہے، اتنی دخل اندازی اپنی زندگی میں برداشت نہیں کر سکتا میں، اس لیے کوشش کرو جتنا جلدی ہو یہاں سے چلی جاؤ۔ ازمیر خود اس کی قربت میں بمشکل خود کو سنبھالے ہوئے تھا، اس لیے اپنا غصہ اس پر نکالنے کے بعد اسے دور دھکیلتا چلا گیا۔ اپنی اس قدر بے عزتی پر ایزل وہیں منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی سسکیاں روکتی بیٹھتی چلی گئی۔ اسے اپنی عزت نفس عزیز تھی، اس لیے اس نے یہاں سے جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ روتے روتے وہ نہ جانے کب نیند کی وادیوں میں اترتی چلی گئی۔ وہ رات بھر اپنے کمرے میں نہیں آیا تھا، کچھ تھا جو اس کے دل کو برا لگ رہا تھا، مگر اب اسے آفس جانا تھا۔ اس نے دھیرے سے کمرے کا دروازہ کھولا۔ اسے زمین پر بیڈ سے ٹیک لگائے سویا دیکھ کر ازمیر کو گلٹ بھی ہوا، مگر وہ ہرگز ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ ایزل کے چہرے پر پھولتی لٹ اسے بہت پریشان کر رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر اس لٹ کو پیچھے کرنا چاہا مگر رک گیا۔ ایزل اٹھو، اس کی آواز بلند ہوئی۔ جی؟ وہ آنکھیں مسلتی اٹھنے کی کوشش کرنے لگی مگر ساری کا خیال ہی نہیں رہا۔ وہ ساری الجھتے سیدھا اس پر گری اور دونوں زمین بوس ہو گئے۔ ایزل کی دھڑکنیں اسے اپنی قریب محسوس ہو رہی تھی، اس کا وجود موم کی طرح اس کی باہوں میں موجود تھا۔ وہ اس قدر نازک تھی کہ ازمیر کو اس کا وزن ذرا محسوس ہی نہیں ہوا۔ اف کیا مصیبت ہے! وہ اپنے دل کی حالت سے خوف زدہ ہوتے اٹھ بیٹھا۔ ایزل کو اس کا رویہ بہت برا لگا، اس کی کمر میں جھٹکا آیا تھا مگر وہ تکلیف سہتی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ جاؤ اپنے کمرے میں، مجھے آفس کے لیے تیار بھی ہونا ہے۔ وہ مسلسل اس سے نظریں چرا رہا تھا۔ اسے اسی حالت میں پا کر وہ تب کیا، تمہیں کچھ کہا تھا میں نے؟ میرا کوئی کمرہ نہیں ازمیر۔ سر میں جا رہی ہوں یہاں سے۔ اپنے آنسو ہاتھ کی مدد سے رگڑتے ہوئے وہ باہر نکل چکی تھی۔ ازمیر بھی اس کے پیچھے پیچھے آیا مگر وہ سیڑھیاں اتر چکی تھی۔ میں بھی تمہیں روکوں نہیں، جہاں جانا ہے جاؤ مگر پھر واپس مت آنا جب تک میری بات سننے اور بات ماننے کی عادت نہ ڈال لو۔ وہ پیچھے سے چلائے۔ ایزل ایک نظر اس انا پرست انسان کو دیکھو جو اس کا دل عزیز ہو چکا تھا۔ ایزل طاہر کو سیڑھیوں کے آخر میں کھڑا یہ سب سن رہا تھا، حیرت سے بولا، وہ کل ہی پاکستان آیا تھا۔ یہ اطلاع ملتے ہی اور صبح ہی وہ ازمیر کے گھر پر موجود تھا مگر یہاں آ کر ایزل کی حالت دیکھ اسے دھچکا لگا تھا۔ طاہر بھائی آپ یہاں؟ ایزل نے خود کو کمپوز کرنا چاہا۔ کون ہے یہ ایزل؟ ازمیر اس کے برابر میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں ایزل کا فرسٹ کزن ہوں، کل ہی پاکستان آیا ہوں، آپ کے گھر آ کر سرپرائزڈ ہو گیا ہوں۔ وہ تنزیہ بولا، گڈ ٹو نو۔ ایزل نے چائے پانی کا ضرور پوچھنا، پھر چینج کر کے تمہیں میرے ساتھ آفس بھی چلنا ہے۔ ازمیر نے ایزل کے کندھے پر ہاتھ رکھتے نارمل انداز میں کہا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اسے طاہر کی ایزل کے لیے وابستگی کچھ خاص پسند نہیں آئی تھی۔ جب ہی سب کچھ پست پشت ڈال کر نارمل ہو گیا، تم یہاں نہیں رہ سکتی، یہ اس حال میں رہو گی
तुम हाँ, जिस तरह ये इंसान तुम्हें ज़लील कर रहा है, यहाँ से जाने का कह रहा है, चलो अभी मेरे साथ। ताहिर बरक उठा। इसे कहीं जाएगी? ये लड़ाई झगड़ा हमारे ऑफिस का मामला है, तुम बीच में मत बोलो मिस्टर। अजमीर की आवाज़ बुलंद हुई। मैं बोलूँगा क्योंकि इज़्ज़त ये सब डिजर्व नहीं करती। तुमने कोई एहसान नहीं किया रिश्ता जोड़ कर, तो तुम आ जाते इसे बचाने जब तुम्हारे माँ बाप इसे धक्के देकर घर से निकाल रहे थे। चलो एजे, मैं ऐसे बदतमीज़ आदमी से बात ही नहीं करना चाहता। इतने दिन से मेरी फ्लाइट नहीं मिल रही थी, पता नहीं कैसे तुमने इसके साथ इतने दिन गुजार लिए। एजल एक कदम ताहिर की जाने बढ़ी तो अजमीर का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में बेच लिया। तुम कहीं नहीं जाओगी। वो दबा दबा चलाया और उसकी कलाई थाम ली। आपको क्या लगा मेरे पास कोई ठिकाना नहीं? आप इसी तरह मुझे कहते रहेंगे और मैं चुपचाप इसी घर रहूंगी? जा रही हूँ मैं। उसने अजमीर के हाथ से अपनी कलाई आज़ाद की और उसे यूं ही सुन खड़ा छोड़कर ताहिर के साथ चलेगी। अजमीर को अब तक उसके जाने का यकीन नहीं आ रहा था। वो मुश्तिल होता सामने रखा गुलदान उठाकर दीवार में मार चुका था, मगर उसका गुस्सा किसी सूरत कम होने का नाम नहीं ले रहा था। वो कैसे उसे छोड़कर जा सकती थी? यही बात उसे आग लगाने के लिए काफ़ी थी। उसे लगा था कि इस घर के अलावा वो कहीं नहीं जा सकती थी, मगर वो जा चुकी थी। आज एजल को गए 1 हफ्ता हो चुका था। वो ऑफिस भी नहीं आ रही थी। उसे देखने की आदत इस कदर हो चुकी थी कि वो चिड़चिड़ा हो रहा था। और ये बात साकिब खान भी नोट कर रहे थे। तुम उसे वापस क्यों नहीं लेकर आते अजमीर? क्यों खुद को उसे मुश्किल में डाल रहे हो? उन्होंने समझाना चाहा। डैड, वो अपनी मर्जी से गई है, तुम इसे कैसे लेने पहुंच जाऊं? गलत बात मत करो अजमीर। तुमने उस मासूम बच्ची को बहुत परेशान किया है। वो मेरे कहने पर पार्टी में आई थी, मगर तुमने उसे जहाँ जाने क्या कहा वो यूँ चली गई। आपको तो मैं ही हर बात का कसूरवार लगता हूँ। जा रहा हूँ मैं। ग्लास टेबल पर पटक कर वो तन फन करता जा चुका था। वो भी ऑफिस पहुंच कर लैपटॉप ऑन करके अपना काम पर फोकस करने की कोशिश कर रहा था कि इंटरकॉम बज उठा। एजल उससे मिलना चाहती थी। उसकी अना को कुछ सुकून हुआ। वो वापिस आना चाह रही थी। यही बात उसे पुरसुकून कर गई। उसकी इजाजत पर एजल चंद मिनट बाद ही ऑफिस का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई। उसके चेहरे पर छाई संजीदगी न जाने क्यों अजमीर को अभी नहीं लगी। लिबास में मलबूस वो कुछ बुझी बुझी सी लग रही थी। उसकी आंखों की वीरानी का सबब अजमीर को अपनी ज़ात लग रही थी। अजमीर सर, मैं यहाँ आपका मजीद वक्त बात नहीं करूँगी। ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर है। इसने पर से लेटर निकाल कर टेबल पर रख दिया तो अजमीर है इसे कभी लेटर और कभी इसे देखने लगा। मैं ये एक्सेप्ट ना करूँ तो? वो पुरसोच अंदाज में टेबल पर हाथ टिकाकर पूछने लगा। तो मैं फिर भी ये जॉब छोड़ना चाहूँगी। अब मुझे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने पर जितना फ़ाइन देना होगा मैं दे दूँगी। इसके लहजे में कोई लचक नहीं थी। पहले तो तुम्हें पैसों के लिए जॉब करनी थी, अब क्या हुआ? अब तुम जॉब छोड़ रही हो, वो भी पैसे देकर। कौन है तुम्हारा खैर ख्वाह? उसका लहजा चुपता हुआ था। वो कुर्सी छोड़ कर रहन उसके मुकाबिल आ गया। कोई नहीं है इस दुनिया में, मेरा कोई नहीं है। उसका लहजा कारदार था। तो फिर तुम कहीं जा रही हो? वापस आ जाओ। उसका अंदाज हुक्मिया था। आप चाहते हैं कि मैं आपसे ज़लील होने के लिए वापस आ जाऊं? वो आंखों में आंखें डाले बोली। तो क्या तुम वहाँ रहोगी? अपनी चच्ची के घर जहाँ इज्जत नहीं मिलती तुम्हें? मैं वहाँ भी नहीं रहूँगी। मैं इस्लामाबाद जा रही हूँ परसों, ताकि अपनी इंटर्नशिप और स्टडी आगे कर सकूं। ताहिर भाई ने सब कुछ बंदोबस्त कर दिया है। ओह, तो ये कहो ना, वो खैर ख्वाह तुम्हारे ताहिर भाई हैं। आपको क्या मसला? मैं जा रही हूँ बाप की जिंदगी से, तब भी आपको सुकून नहीं है। जन जलाई। अजमीर ने उसका बाजू पकड़कर उसकी पुश्त से लगाया तो वह करा है। तुम यूँ मुझे अपनी आदत डाल कर नहीं जा सकती। तुम यूँ करोगी तो मैं सारी जिंदगी तुम्हें कैद करके रख लूंगा। वेज़र की गर्दन में गहरी सांस भरते हुए मदहोश सा बोला। उसकी पकड़ में मजबूती थी, मगर प्यार कहीं नहीं था। छोड़े मुझे, तुम इस रिश्ते से आज़ाद नहीं हो पाओगी। जब तक मैं नहीं चाहता तब तक तो हरगिज़ नहीं। उसके लब वेज़र की गर्दन को जलाने लगे तो वह गहरी सांस भरती खुद को होश में रखने की कोशिश में हलकान होने लगी। आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ और मैं जाकर रहूंगी। अपने ताहिर भाई के साथ जा रही हो? ऐसा क्या है उनमें जो तुम मुझे छोड़कर चली गई? वो जेलिस हो रहा था। आपकी सोच पर रफ है। हटे दूर मुझसे। इसे दूर धकेल कर ऐसे गुस्से से उसे घूरने लगी। आप ये लेटर पकड़े और अपनी जिंदगी को आसान बना ले। लेटर उठाकर उसके सीने पर मारने के बाद वो दरवाजा दर से बंद करके जा चुकी थी, जबकि अजमीर ने अपने ऑफिस की हालत में 1 मिनट में ही बिगाड़ दी थी। वो बुखार में तप तपा गैलरी में खड़ा अपने बाल नोचने के दर पर था। साकिब खान ने जब उसे खाने की मेज पर मौजूद न पाया तो वो खुद उसके कमरे में चले आए। तुम क्यों खुद पर झबर कर रहे हो अजमीर? उन्होंने अजमीर के शाने पर हाथ रखा तो किसी अपने को पाते ही बिखर गया। उसका जब जवाब दे चुका था। वो आखिरी बार अपनी माँ की मौत पर रोया था। उसके बाद उसने दिल को पत्थर कर लिया था, मगर अब उसका पत्थर दिल पिघल रहा था। डैड, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैंने बहुत कोशिश की मगर नहीं हो रहा। वो ऐसे कैसे मुझे छोड़कर जा सकती है? वो उनके गले लगकर बोला। उसके आंसू
दबाते से निकल रहे थे। अजमी, तुम खुद सोचो, वो तुम्हारी अपनी वजह से गई है। इज्जत किसी भी रिश्ते की पहली सीढ़ी होती है। तुमने उसे बिल्कुल ही गिरा हुआ समझ लिया था। वो तुमसे प्यार करती थी, जब ही तुम्हारे लिए इतनी कोशिश कर रही थी ताकि तुम्हें तवज्जो कर सके। मतवज्जा हो गया तो वो चली गई डैड, वो नहीं गई। उसने रेजिग्नेशन लेटर की बात की है तुमसे, कहा खत्म करने की बात नहीं की। यानी उसके लिए ये रिश्ता जरूरी है, वो किसी सूरत इसे तोड़ना नहीं चाहती। उन्होंने अजमीर को समझाया। अजमीर आंसू साफ करते पुरसोच अंदाज में उन्हें देखने लगा। यानी वो मुझसे तलाक की बात नहीं करने आई थी? नहीं, उसने सिर्फ जॉब छोड़ने की बात की थी क्योंकि वो इस्लामाबाद जा रही है। मैं बोलूँगा वो क्या मुझे अपना लेगी? अजमीर के दिल में उम्मीद की किरण जागी। तुम अभी भी उसे रोक सकते हो। वो तुम्हारे ऑफिस एक आखिरी उम्मीद लेकर आई थी। अब तुम जाओ, उसे रोक लो। मैं जा रहा हूँ अभी। वो तेजी से उठा और गाड़ी की चाबियाँ उठाकर बाहर की जानिब भागा। टेस्ट ड्राइव करते हुए वो 1 घंटे का रास्ता आधे घंटे में तय करके उसके घर के बाहर पहुंच चुका था। उसने इज़र को कॉल मिलाई, जो कुछ देर बाद उठा ली गई। अजमीर ने उसे बाहर देखने का कहा, जहां वो गाड़ी से टेक लगाए खड़ा था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जाएं यहाँ से। वो दबा दबा चलाई। मुझे पहले तुम बाहर आओ फिर। वो जानती थी कि वो कितना जिद्दी है। जब ही शाल ओढ़ कर बाहर आई, दरवाज़ा खोलें गाड़ी का। क्या कहें? खड़े रहेंगे, कोई देख लेगा। वो इर्द गिर्द देखती मोहतात अंदाज में बोली, देखता है तो देख ले, शोहर हूँ तुम्हारा। आज पहले बार इस रिश्ते को तस्लीम किया था। हेजल ने हैरत से उसे देखा। अजमीर ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला। वो दोनों अंदर बैठ चुके थे। कहीं क्या कहना है आपको? जल्दी, घर में किसी को पता नहीं है तो पता लग जाने दो। अपने शोहर के साथ हो। आप शायद रिश्ता ख़त्म करना चाहते थे। मेरी भूल थी कि मैं तुम्हारे बगैर रह सकता हूँ। मैं शुरू दिन से ही कोशिश की मगर नाकाम हो गया। जब ही तुमसे दूरी बनाने के चक्कर में तुम्हारा दिल दुखा बैठा। वो अफसरदा हुआ। हेजल को यकीन नहीं आया कि ये वही इंसान है जो अपनी अना में इतनी बार उसे दुत्कार चुका था। अब बहुत देर हो गई है। मैंने सीख लिया है इंसान को अकेले रहना, सरवाइव करना आना चाहिए, क्योंकि मैं किसी की जिम्मेदारी नहीं हूँ। उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उतरना चाहा, मगर अजमीर ने उसका वही हाथ थाम कर दिल से लगा लिया। उसका हाथ बुखार की हिद्दत से तप रहा था। मैं कभी तुम्हें नहीं रोकूंगा कुछ करने से। मैं भी तुम्हारे साथ इस्लामाबाद में रह लूंगा, जहाँ तुम कहोगी चलूंगा, मगर मुझे खाली हाथ लौटाओ। कहते कहते वो रो दिया। मगर अपनी माँ के जाने के बाद मैंने खुद को महदूद कर लिया था। मगर अब तुम्हारे बगैर गुजारा नामुमकिन है। प्लीज़ मुझे अपना लो। मैं तुम्हें बेहतर शख्स बनकर दिखाऊंगा। आपको पहले मैं पसंद थी। एज़ल को हैरत हुई। हाँ, क्योंकि तुम्हारी मासूमियत मुझे अपनी जानिब मतवज्जा करती थी। मगर बस मेरा दिमाग खराब था जो तुमसे दूर रहा, मगर अब नहीं। उसने शिद्दत से एज़ल को सीने में बेंचा तो एज़ल ने भी मुस्कुराकर उसके गले में हार डाल लिया दिए। पर अब तो मैं जा रही हूँ इस्लामाबाद। मैं भी चलूँगा साथ, तुम्हारे हर ख्वाब को पूरा करने में मदद करूँगा। उसने एज़ल के माथे पर अकीदत से लब रखे तो वो भी मुस्कुराई।